lecture we discuss about some terminologies from the chapter number 9, like characters, okay, that is traits, alleles or allelomorphs, gene, okay. What are genes, children? What are genes? The fragments of DNA, okay, the fragments of DNA which code for particular characteristic. Now say for example, here are the various characteristics like straight hair, curly hair, red flower, blue eyes, okay, such many characteristics which we can see easily. So these are known as morphological characteristics or physiological features. And children, for these characteristics, there are the genes present in the DNA of an individual. So each and every gene code for a particular characteristic. Just a minute. Okay, so each and every gene codes for a particular characteristic, right? So what are genes? The fragment of DNA which code for particular trait, okay. Apart from that, we discuss about the homologous chromosome and the heterologous chromosome. So those chromosomes which appear similar, okay, which appears similar, which are present in pair. So they are called as homologous chromosomes, okay. Now let's discuss about the next term from this chapter, and that is the dominant factor, okay, or dominant allele, or which is also known as dominant gene, okay, dominant gene. अब देखो, ये dominant word सुनने के बाद एक word हमारे सामने आता है, that is किसी को dominate करना, ठीक है, dominate करना. अब देखो, समझो कोई दो पर्सन है, ठीक है, उसमें से समझो एक बहुत ही फैट है, ठीक है, और एक बहुत ही थीन है. एक फैट है, एक पर्सन थीन है, बहुत ही ज्यादा, राइट. अब समझो इन दोनों की हाइट सेम है. कैसे? हाइट सेम है. अब समझो हमने ऐसा किया कि ये जो फैट पर्सन है, इसके बैक साइड में हमने थीन पर्सन को हाइड कर दिया, थीन पर्सन को हाइड कर दिया. तो क्या होगा? क्या हम इस थीन पर्सन को देख सकते हैं? कम ऑन टेल मी फास्ट. क्या हम इस थीन पर्सन को देख सकते हैं अगर हमने उसको फैट पर्सन के बैक साइड में हाइड कर दिया? नो. ओके, वी कैन नॉट सी. राइट, ऑल राइट. अब थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन. अब हमने क्या किया? अब हमने फैट पर्सन को बैक साइड में रखा है, बैक साइड में. थीन पर्सन को उसके आगे रखा है, थीन पर्सन को उसके आगे रखा है. अब मुझे ये बताओ, क्या ये थीन पर्सन फैट पर्सन को हाइड कर सकता है? क्या ये थीन पर्सन फैट पर्सन को हाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है. ये फिर भी क्या है? फैट पर्सन फिर भी क्या है? विजिबल है. फिर भी क्या है? विजिबल है. ऐसा ही कुछ होता है डोमिनेंट जीन के साथ या फिर डोमिनेंट फैक्टर्स के साथ, कि ऐसे जीन्स होते हैं, ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं
जो रिसेसिव कैरेक्टर्स साथ में होने के बावजूद भी खुद एक्सप्रेस होते हैं, खुद एक्सप्रेस होते हैं। अब और एक एग्जांपल बताऊंगी। अब देखो फैमिली में समझो पेरेंट है, मदर है एंड फादर है, मदर है एंड फादर है, ठीक है। एक फैमिली में ये दो पर्सन है, मदर है एंड फादर है। अब बच्चों मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में क्या होता है कि जो भी डिसीजंस होती है घर में, कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है, कोई भी चीज परचेज करनी है, कोई तो भी बड़ी चीज घर में करनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी की चीजें, ऐसे बड़े बड़े जो डिसीजंस होती है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में फादर, ये जो पर्सन होते हैं ये वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और मदर उस डिसीजंस को एक्सेप्ट करती है। बहुत ही रेयर फैमिलीज में ऐसे होता है कि मदर्स जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं और फादर जो होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में क्या होता है, फादर जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मदर फादर दोनों भी एक साथ है, बट फिर भी यहाँ पे फादर के डिसीजंस को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये डोमिनेटिंग होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे मदर भी साथ में है, बट डोमिनेट कौन कर रहा है? फादर डोमिनेट कर रहे। उस फैमिली में फादर जो है वो क्या हो गए? डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो गए, डोमिनेट करते हैं, ठीक है। उनकी बताई हुई चीजें सारे घर वाले लोग जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। अब वैसे मैं कैरेक्टर के साथ बताऊंगी जो हमारे इस चैप्टर में हमको यूज होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस कैरेक्टर ऑफ द प्लांट and dwarfness character of the plant. Now, tallness is the dominant characteristic over the dwarfness. Dwarfness क्या हो जाता है? रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। अब इनका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इनका एग्जैक्ट मतलब ये है कि कोई कोई पर्सन या फिर कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप की जीन होती है। टॉलनेस के लिए भी जीन होता है और डॉफनेस के लिए भी जीन होता है। ये दोनों जीन होने के बावजूद भी वो जो पर्सन होगा वो कैसे रहेगा? टॉल रहेगा। क्यों टॉल रहेगा? बिकॉज टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो खुद एक्सप्रेस होगा डॉफनेस को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अब इसके एक एग्जांपल आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली। अब समझो एक टॉल प्लांट है हमारे पास, एक टॉल प्लांट जिसको हमने क्रॉस किया डॉर्फ प्लांट के साथ। डॉर्फ का क्या मतलब होता है? डॉर्फ मीन्स शॉर्ट वन, ओके, डॉर्फ मीन्स शॉर्ट वन। सो व्हेन वी क्रॉस tall plant with a dwarf plant, then what will happen? The next generation of the plant will have tall height, will have tall height. Means the next generation individual will have gene for the tallness as well as gene for the dwarfness. But dwarfness will not express if the tallness is there along with. So only the tallness will express. So this is called dominant characteristic. दूसरा example, if the person have brown eyes, if the person have brown eyes, if that person crosses with the person have the blue eyes, have the blue eyes. So what will be the result in the next generation, children? What will be the result in the next generation? The next generation individual will have the brown eyes. Will have the brown eyes. Yes. Why? Because brownness is the dominant gene, is the dominant characteristics, while blue is the recessive characteristic. Recessive characteristic. ऐसा नहीं होगा कि पर्सन के आई का कुछ पार्ट ब्राउन होगा और कुछ पार्ट ब्लू होगा, ऐसे नहीं होगा, हाँ? या फिर उसकी एक आंख ब्लू होगी और एक आंख ब्राउन होगी, ऐसे भी कुछ मजेदार चीज नहीं होगी। ओके, ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक will express in the next generation.
ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं. It is one of the pair of the allele which can express itself whether presence in a homozygous condition or heterozygous condition. ये ऐसे जीन्स है कि जो दोनों सिचुएशन में एक्सप्रेस करेंगे, वेदर दे आर होमोजाइगस और दे आर हेटेरोजाइगस. मतलब क्या? अब देखो, इसके लिए हमको पहले मेंडल के फैक्टर स्टडी करने पड़ेंगे. अभी मेंडल कौन है? मेंडल वॉज अ बॉटनिस्ट. ये क्या था? बॉटनिस्ट था. बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु वर्क्स विद द प्लांट्स. जो प्लांट के साथ काम करता है, प्लांट के साथ रिसर्च करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट. सो ही वाज अ बॉटनिस्ट and who proposed the term known as the factor. What we call these factors nowadays? Gene. तो जीन ये कॉन्सेप्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया. इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो उसने क्या बताया? उसने जीन्स को अल्फाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बताया. जैसे कि समझो हमको बताना है कि जीन फॉर द टॉलनेस, जीन फॉर द टॉलनेस, तो उसने बताया कि यूज लेटर टी इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द जीन फॉर द टॉलनेस. ओके, अब ध्यान दो सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये समझ गए तो आपको जेनेटिक्स समझ गया, ठीक है. अब देखो, ये क्रोमोसोम से, ओके, ये क्रोमोसोम की एक पेयर है. अब ये जो पेयर है, इस पेयर में देखो क्या लिखा है. ये एक जीन है जो डार्क ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, और ये दूसरा जीन है जो लाइट पिंक कलर से, ये डार्क पिंक कलर से इंडिकेट किया है, ये लाइट पिंक कलर से इंडिकेट किया है. जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर ऑफ द फ्लावर. मतलब ये प्लांट के क्रोमोसोम से, ठीक है. और प्लांट के क्रोमोसोम पर ये जो जीन है दैट कोड्स फॉर द पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर. मतलब ये जब जीन प्रेजेंट रहेगा तो उस प्लांट के फ्लावर का कलर क्या रहेगा बच्चा? पर्पल रहेगा. और ये जीन जब रहेगा तो उस फ्लावर का कलर क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा. इससे क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है बच्चों कि ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, ये ऐसे पेरेंट से बनी है जिसमें से वन ऑफ द पेरेंट के फ्लावर थे पर्पल, वन ऑफ द पेरेंट के फ्लावर थे व्हाइट. ऐसे फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उनसे बना ऐसा सीड जिसमें इस टाइप के क्रोमोसोम्स थे. चलो ठीक है, मान लिया. अब ये जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर है पर्पल कलर के लिए फ्लावर के लिए जीन, और ये जो क्रोमोसोम है इसके लिए है व्हाइट फ्लावर के लिए जीन. तो ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम जीन है? नो, दिस आर नॉट सेम टाइप ऑफ द जीन. तो ऐसी जो पेयर होती है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही है, दैट इज कलर ऑफ द फ्लावर, बट डिफरेंट कलर के लिए जीन्स है, ऐसे पेयर को, ऐसे सेट ऑफ जीन को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस स्टेट. हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट. हेटेरो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट. एंड चिल्ड्रन, होमो, होमो स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेम. होमो स्टैंड्स फॉर सेम. अगर यहाँ पर भी पर्पल फ्लावर के लिए ही अगर जीन रहता, पर्पल के लिए ही जीन रहता, तो हम इसको क्या बोलते थे कि ये होमोजाइगस स्टेट है, होमोजाइगस. लेकिन एक पर पर्पल के लिए जीन है, एक पर व्हाइट के लिए जीन है, तो ये हो गई हमारी हेटेरोजाइगस स्टेट, मतलब डिफरेंट जीन. तो समझो, अगर मैं पर्पल फ्लावर के लिए अगर कैपिटल P यूज करूंगी अकॉर्डिंग टू मेंडल, तो मैं व्हाइट फ्लावर के लिए यूज करूंगी स्मॉल p, स्मॉल p. तो ये हो गया
heterozygous set of the gene, heterozygous set of the chromosome, or we can say heterozygous state of the allele. Okay student, अब आगे देखो, अब समझो इस पर भी पर्पल है, तो मैं कैसे लिखूंगी? कैपिटल पी, दोनों भी कैपिटल है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस स्टेट, होमोजाइगस एलील मींस सेम टाइप ऑफ जीन। ये भी पर्पल के लिए है, ये भी पर्पल के लिए है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके फटाफट आंसर करना। इफ द क्रोमोसोम हैव द जीन्स फॉर ब्लू आइज, यहाँ पर क्या है? ब्लू आइज के लिए जीन है। हियर ऑल्सो देयर इज अ जीन फॉर the blue eyes. So what I am expected to write? I am expected to write small b, because blue eyes is the recessive feature. So I will write small b, small b. देखो दोनों भी small है, ये भी blue eyes के लिए, ये भी blue eyes के लिए, तो हमने दोनों भी small लिखे। So ये किस टाइप की सिचुएशन है? होमोजाइगस की कि हेटेरोजाइगस की? वेरी गुड, दिस इज द सिचुएशन फॉर द होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि दोनों भी सेम है, ये भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, राइट? अब मैं लिखूंगी, ओके चिल्ड्रन, नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज द जीन फॉर द ब्राउन आईज व्हिच इज द डोमिनेंट जीन, एंड दिस इज द जीन फॉर द ब्लू आईज. So what I am expected to write? For brown eyes, capital B, very good. And for the blue eyes, small b. Now, are these genes same, children? Are these genes same? No. So this is the situation called, very good, this is the situation called heterozygous state. Heterozygous. The one gene is dominant one and another is recessive. Okay. So this is also heterozygous. Now third situation. Here also there is a gene for the brown eyes. Here also the gene for brown eyes. यहाँ पर भी brown है, यहाँ पर भी brown है. Okay, जिसको बोलते हैं homozygous pair of chromosome. Homozygous, same chromosome. यहाँ पर भी brown, यहाँ पर भी brown. So what I am expected to write? Capital B, capital V. Now what kind of set is this? What kind of set is this, children? This is the set of, very good, this is the set of homozygous pair. Yes, very good, homozygous मतलब same gene से, right? Now I hope you understood this concept, homozygous and heterozygous. तो ये जो situation दी है ये heterozygous chromosome की है, क्योंकि एक के ऊपर different कलर है और एक के ऊपर डिफरेंट कलर के लिए जीन है, ठीक है? तो ध्यान दो अभी, तो डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट जीन, ये ऐसे जीन होती है कि दे एक्सप्रेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ द होमोजाइगस स्टेट और दे एक्सप्रेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोजाइगस स्टेट। मतलब अगर ये पर्पल है और अगर ये व्हाइट है तो भी ये प्लांट जो भी फ्लावर्स बनाएगी स्टूडेंट, ये प्लांट जो भी फ्लावर बनाएगी वो सारे के सारे फ्लावर कैसे होंगे? पर्पल होंगे। कैसे होंगे? पर्पल। व्हाइट जीन होने के बावजूद भी उस प्लांट में व्हाइट कलर के फ्लावर नहीं आएंगे, आएंगे भी तो सिर्फ 25% में आएंगे, 75% में वहां पर पर्पल फ्लावर ही होंगे। तो पर्पल ने व्हाइट को क्या किया? डोमिनेट किया। सो ये जो जीन है ये हो गया डोमिनेंट जीन दैट एक्सप्रेस इवन इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन ऐसे होते हैं कि होमोजाइगस में तो वो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, बट हेटेरोजाइगस सिचुएशन में भी वो खुद को ही एक्सप्रेस करेंगे, रिसेसिव फैक्टर को वो एक्सप्रेस होने देंगे नहीं। ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर। जैसे कि पर्पल कलर यहाँ पर क्या हुआ? डोमिनेंट फैक्टर। ओके, चलो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज
recessive factor or recessive allele or recessive gene. The factor of an allele or allelomorphic pair which is unable to express itself in the heterozygous condition and can only be expressed in homozygous condition only. अब देखो homozygous condition मतलब क्या बच्चों कि पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर एंड पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर, ये हुआ होमोजाइगस सिचुएशन। इस सिचुएशन में तो पर्पल ही आएगा ऑफ कोर्स। ओके, ये लेटर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, हम दूसरा लेटर लेते, हम टॉलनेस के लिए लेते हैं। ध्यान दो सारे बच्चे, अगर होमोजाइगस टॉल तो मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल टी, तो हुआ होमोजाइगस टॉल बराबर, क्योंकि टॉलनेस ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब मुझे लिखना है डॉर्फ, होमोजाइगस डॉर्फ, तो मैं क्या लिखूंगी स्मॉल टी, मतलब ये पेरेंट कैसा है, डॉर्फ है, शॉर्ट है। अब मुझे लिखना है हेटेरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल नहीं, हेटेरोजाइगस टॉल, तो मैं लिखूंगी कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर। अब देखो यहाँ पर डोमिनेंट जीन भी है जो कि कैपिटल टी है, जो कि टॉलनेस के लिए है, और डॉर्फनेस के लिए भी जीन है दैट इज स्मॉल टी, बट फिर भी वो पर्सन जो होगा वो कैसे होगा, टॉल रहेगा। क्यों टॉल रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन उसमें कौन सा है, टॉलनेस के लिए है, तो वो पर्सन टॉल ही रहेगा। वैसे कलर ऑफ द फ्लावर के लिए कि रेड कलर का अगर फ्लावर है और उसके साथ ही व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए भी जीन है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन प्लांट की आएगी उसमें सारे के सारे फ्लावर्स कैसे रहेंगे, रेड ही रहेंगे, क्योंकि रेड व्हाइट को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ऐसे फीचर्स को हम बोलते हैं डोमिनेंट फीचर। अब रिसेसिव फीचर क्या होते हैं, रिसेसिव फीचर ये ऐसे फीचर्स होते हैं that express only in presence of recessive gene, that express only in presence of recessive gene, that is recessive characteristic। मतलब क्या, ध्यान दो समझो, मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, रिसेसिव कौन सा है, स्मॉल टी। कैपिटल टी किसके लिए, भाई टॉल के लिए, स्मॉल टी किसके लिए, डॉर्फ के लिए। तो इंडिविजुअल कैसा होगा, टॉल की डॉर्फ, टॉल होगा। तो डॉर्फनेस कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो सप्रेस हो गई, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाई। फिर ये कब एक्सप्रेस होगी, जब दोनों भी जीन रिसेसिव रहेंगे, मतलब ऐसे स्मॉल टी, तो ही वो पर्सन की हाइट कैसे होगी, डॉर्फ रहेगी बच्चों, कैसे रहेगी, डॉर्फ की। अब समझो प्लांट के केस में, पर्पल कलर के लिए फ्लावर का लिए जीन है और व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए जीन है, मतलब ये कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो प्लांट कैसे दिख रही है, पर्पल दिख रही है, प्लांट के फ्लावर कैसे, पर्पल है, मतलब ये व्हाइट फ्लावर का जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो ये कब एक्सप्रेस होगा, जब दोनों भी पी कैसे रहेंगे, स्मॉल लेटर में रहेंगे। जब दोनों भी पी स्मॉल रहेंगे तब वो प्लांट के फ्लावर कैसे रहेंगे, व्हाइट रहेंगे, तब वो प्लांट के फ्लावर कैसे रहेंगे, व्हाइट रहेंगे। मतलब क्या कि रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन, जब उसके साथ डोमिनेंट जीन आ जाएगा तो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस नहीं होगी, तब डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगी। मतलब रिसेसिव को एक्सप्रेस होने के लिए दोनों भी जीन कैसे चाहिए, रिसेसिव ही चाहिए। ओके, जैसे कि ये ऊपर वाला क्रोमोसोम देखो, यहाँ पर एक रिसेसिव जीन है और दूसरा डोमिनेंट जीन है, तो रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर भी व्हाइट फ्लावर के लिए जीन होता, पर्पल के अलावा अगर यहाँ पर होता व्हाइट, तो ये भी व्हाइट फ्लावर के लिए जीन और ये भी व्हाइट फ्लावर के लिए जीन, तो उस प्लांट के फ्लावर्स कैसे होते थे, व्हाइट होते थे। मतलब इधर भी स्मॉल पी और ऊपर भी स्मॉल पी,
ये सिचुएशन जब है स्मॉल p, तो ही उस प्लांट के फ्लावर क्या रहेंगे, रिसेसिव रहेंगे। मीन्स रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन। जब दोनों भी जीन रिसेसिव रहेंगे तभी उस प्लांट के रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स या उस पर्सन के रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होंगे। अगर डोमिनेंट जीन साथ में आ गया तो रिसेसिव जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये डोमिनेंट वन उसको डोमिनेट करता है। आई के केस में देखते हैं, अगर ब्राउन आइज के लिए जीन है और साथ में ब्लू आइज के लिए जीन है, तो पर्सन के आइज ब्राउन ही रहेंगे, ब्लू खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्राउन उसको डोमिनेट करेगा। फिर ब्लू आइज कब होंगे, जब दोनों भी जीन स्मॉल सिचुएशन में है, मतलब रिसेसिव कंडीशन में, स्मॉल बी, तभी उस पर्सन के आइज कैसे रहेंगे, ब्लू रहेंगे। अगर रिसेसिव जीन के साथ अगर डोमिनेंट जीन आ जाता है तो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होती है। ओके, so recessive characteristics expresses only in presence of recessive gene, that is only in the homozygous situation, मतलब small b, small t, small p. Okay, so recessive express only in presence of recessive, that is homozygous situation. चलो आगे देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल दूंगी, आप फटाफट बताना कि वो होमोजाइगस सिचुएशन है कि हेटेरोजाइगस सिचुएशन है। ओके, चलो फटाफट बताओ, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? कम ऑन फास्ट, कैपिटल टी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? यस, वेरी गुड, होमोजाइगस। आगे स्मॉल टी, दोनों भी सेम है, दोनों भी स्मॉल है। होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस, इट्स अ होमोजाइगस, क्योंकि दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। अब ये बताओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल है, ये कौन सी सिचुएशन है? हेटेरोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस सिचुएशन। ओके, आगे चलो, कैपिटल पी फॉर पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर, कैपिटल पी, what type of situation is this? homozygous. ओके, अब एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, मतलब एक जीन पर्पल फ्लावर के लिए है तो दूसरा जीन व्हाइट फ्लावर के लिए, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये कौन सी सिचुएशन है? ये हेटेरोजाइगस सिचुएशन है। वेरी गुड, हेटेरोजाइगस सिचुएशन है। अब ये बताओ, कैपिटल ए, दिस इज द homozygous. Very good children, homozygous. अब कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये हो गई हेटेरोजाइगस सिचुएशन, ये हो गई हेटेरोजाइगस। वेरी गुड चिल्ड्रन। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा है, हाइब्रिड। क्या लिखा है? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होता है? हेटेरोजाइगस सिचुएशन ऑफ द क्रोमोसोम नोन एज द हाइब्रिड। जैसे कि मैंने लिखा कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। मैंने लिखा कैपिटल पी, स्मॉल पी, ये भी हो गया हाइब्रिड। अगर मैंने लिखा कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सिचुएशन हो गई हाइब्रिड। मतलब जब हेटेरोजाइगस सिचुएशन होती है जीन्स की, तो वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज कैसी होती है? हाइब्रिड होती है। क्योंकि समझो कैपिटल पी वाला एक पेरेंट है, ये पी कंफ्यूज करता है, हम टी लेते हैं। कैपिटल टी वाला अगर एक पेरेंट है जो क्रॉस हुआ स्मॉल टी वाले पेरेंट से, तो ये प्योर है। ये पेरेंट कैसे है? प्योर है, प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव। देखो, प्योर डोमिनेंट दोनों भी कैपिटल, प्योर रिसेसिव दोनों भी स्मॉल। इनसे बनने वाला जो इंडिविजुअल रहेगा उसमें रहेगा एक कैपिटल एक स्मॉल,
उसमें रहेगा एक कैपिटल एक स्मॉल. नाउ दिस सिचुएशन इज नोन एज हाइब्रिड. हेटेरोजाइगस सिचुएशन जो होती है ना उसको बोलते हैं हाइब्रिड. तो अगर ये प्योर प्लांट है और ये भी अगर प्योर प्लांट है, इनसे बनने वाला इंडिविजुअल जो होगा, जिसकी अगर ये सिचुएशन है कि एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट. क्या बोलेंगे? हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे. ओके, अब आप मुझे बताओ इनमें से हाइब्रिड कौन है? इनमें से हाइब्रिड कौन है? ये है ए, ये है बी और ये है सी. विच वन इज द हाइब्रिड? Yes, very good children. Which one is the hybrid? Right, B1 is the hybrid, क्योंकि उसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है. वेरी गुड. अब इसमें से प्योर कौन है मुझे बताओ? प्योर कौन है मुझे बताओ? ये ए और ये बी. इसमें से प्योर कौन है बताओ? Which one is the pure? Yes, very good. A is the pure. Very good children. A is the pure and B is the hybrid. B is the hybrid. Okay. Last one question. Last one question, children. Capital R, A, small r, B, capital R, small r, C. इसमें से प्योर कौन से हैं? Which one are the pure? प्योर कौन से हैं? Yes. A और B क्या है? प्योर है. Very good. Very good. And the C is the hybrid. C is the hybrid because the situation of the gene is not same. The state of the gene is not same. State of the gene is the heterozygous state. One is dominant and one is recessive. तो उसको बोलते हैं hybrid. अब आप मुझे बताओ, क्या हम इसके पेरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या हम इसके पेरेंट बता सकते हैं कैसे होंगे? इसके प्योर पेरेंट कैसे होंगे? ये एक इंडिविजुअल है, इसके पेरेंट बताओ कैसे होंगे? किस टाइप के पेरेंट से ये बना होगा? इसके पेरेंट की प्योर सिचुएशन, प्योर स्टेट क्या होगी? वेरी गुड. एक पेरेंट इसका होगा कैपिटल आर, दूसरा पेरेंट इसका होगा स्मॉल आर. वेरी नाइस चिल्ड्रन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एक पेरेंट होगा प्योर डोमिनेंट, एक पेरेंट होगा प्योर रिसेसिव. वेरी नाइस चिल्ड्रन, वेरी नाइस. Okay, so today we discuss the remaining terminologies from the chapter. Okay, from the next lecture onward we will discuss about the Mendel's contribution towards the genetics, that is the Mendelian experiment. One is monobreed cross and the second is